नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे और दोनों क्रिकेट को लेकर थे कि पाकिस्तान किस तरह से हारा है। इस मुद्दे को लेकर मैंने वीडियो बनाए थे और आपने भरपूर प्यार दिया, उसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से आपका आभार इस बात के लिए कि आपने खूब पसंद किया उन दोनों वीडियो को। दरअसल आज का वीडियो भी क्रिकेट पर ही है और क्रिकेट पर इसलिए है कि आज भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह शिकस्त दी है और भारत की ये लगातार छठी जीत है नॉन स्टॉप। कोई एक भी मैच भारत अब तक नहीं आ रहा है और निश्चित तौर पर भारत वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत की क्रिकेट में बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आपने सबने लाइव देखा है, इसका खूब एंजॉय किया है, हर पल का, हर लुत्फ का, हर चौके छक्के का। सारे भारतीय क्रिकेटर्स को आपने जम के सराहा है और निश्चित तौर पर आपका कहीं ना कहीं ये योगदान है। ये भारतीय टीम के लिए आप ये कहिए कि संजीवनी औषधि का काम करता है, आपका उत्साहवर्धन, और भारतीय टीम अपनी लगातार नित नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है क्रिकेट का ही। मैंने इससे पिछले दो वीडियो में ये बताया था कि पाकिस्तान की हालत क्या है और मैंने ये साबित करने की कोशिश की थी। दरअसल उसका थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। मैंने ये कहा था कि जब भी कोई राष्ट्र तरक्की करता है तो समग्र तरक्की करता है। पिछले दो वीडियो में मैंने इस बात का लगातार हवाला दे के लगातार जोर दिया इस बात को लेकर कि ऐसा नहीं होता कि आपके शरीर का कोई एक हिस्सा लंबा हो जाए, कोई उंगली एक छोटी हो जाए और एक उंगली बड़ी हो जाए, कोई कान आपका लंबा हो जाए, कोई आपकी नाक लंबी हो जाए। ऐसा नहीं होता। बॉडी का विकास भी एक संतुलित है। ऐसे ही शरीर एक राष्ट्र है मान लीजिए, तो राष्ट्र में भी कहीं ना कहीं आपको यही संतुलन कहीं ना कहीं या तो कमी है तो कमी बराबर दिखेगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ बहुत ज़्यादा कमी है और दूसरे हिस्से में कमी नहीं है। यदि डेवलपमेंट है तो वो डेवलपमेंट भी प्रपोर्शनेट आप देखें, अनुपातिक ढंग से, तो उसका हिस्सा हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन दिखेगा जर चारों तरफ। भारत ने जो तरक्की की है आप जानते ही हैं, चारों तरफ तरक्की की है हर तरह से, चाहे विज्ञान टेक्नोलॉजी का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, सार्वजनिक सुविधाओं का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत ढांचे का मामला हो और किसी भी तरह की लोगों को सुविधाएं देने का मामला हो। भारत ने लगातार तरक्की की है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है और जैसा कि केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका सपना है कि 2040 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। और भारत, आपको बताइए कि लगातार यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है, स्थायी जो सुरक्षा परिषद है, उसका मेंबर बनने के लिए, स्थायी मेंबर बनने के लिए प्रयासरत है। और बहुत सारे देश जो हैं और जो खासतौर से वर्ल्ड पावर हैं, फ्रांस है, आपके अमेरिका है और दूसरे जो और भी जो कंट्री हैं, वो भारत के समर्थन में है कि भारत को किसी भी तरह, अब भारत पूरी दुनिया की उभरती हुई वैश्विक शक्ति है तो भारत को उस हिसाब से भारत का हक बनता है और भारत का सम्मान बनता है। खैर, ये इशू नहीं है बात करने का, इस पर कभी अलग से चर्चा की जा सकती है। फिलहाल बात करने का इशू क्रिकेट ही है कि मैं दरअसल आपको ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये बता रहा था कि ये जो चहुमुखी विकास है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ये हर फील्ड में, हर सेक्टर में नज़र आता है। यही कारण है कि आज भारत ने जो जीत दर्ज की है, ये भी उसी का एक सिग्नल है, एक सिम्टम, उसी का एक सिग्नल है कि किस तरह से देश तरक्की कर रहा है तो क्रिकेट भी तरक्की कर रहा है। आपने देखा ही है कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एशियाड में भारत ने इस बार रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल करी है, ज़बरदस्त मेडल जीते हैं। गोल्ड की, हमारे अब तक की सर्वाधिक जो गोल्ड मेडल जीते हमारे खिलाड़ियों ने, उनकी संख्या इस बार सर्वाधिक रही है। और इसकी यदि तुलना अपन करें जो दूसरे पाकिस्तान से यदि करें, जो हमेशा शत्रुता का भाव रखता है, पिछले 70 साल में 3 या 4 लड़ाई हमसे लड़ चुका है और हमेशा मुंह की खाई है उसने, और उसके बावजूद भी अभी भी वो, मतलब वहाँ की जो सरकार है वो शायद कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही उनके लिए एक हॉट केक है वो, और वो उसी पर जीते हैं, उसी पे मरते हैं। मिलना उनको कुछ नहीं है, ये उनको अच्छी तरह पता है कि भारत ने 3 बार चपेट मारी है उनको, और गलती से यदि किसी ने कोई दुस्साहस किया तो उसके परिणाम आप जानते ही हैं कि भारत अब कितना ताकतवर हो चुका है। ये वो भारत नहीं है जो कभी चाइना ने कहा था कि हम, डोकलाम वाले विवाद में आपको ध्यान होगा कि भारत को 1962 याद रखना चाहिए, तो हमारी तरफ से ये जवाब दिया गया था, ये वो भारत नहीं है।
गलतफहमी नहीं पालना। तो हमारी जो सिख बटालियन है उन्होंने मार मार के और बोना कर दिया था उनको वहाँ पर, आपको पता ही होगा। जब चीनियों ने वहाँ हमला किया, मतलब कोशिश की थी, लठ चलाए थे और इस तरह पत्थर फेंके थे, तो हमारे जो सिख भाई हैं, जो बटालियन में मौजूद थी सिख बटालियन, वो पहले ही छोटे मोटे गुट्टे गुट्टे कद के हैं, नाटे कद के हैं चीनी, उनको और जो काट छाँट के और छोटा कर दिया था। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि आपसे मुद्दा ये है कि सवाल डेवलपमेंट का है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है, पाकिस्तान की हालत ख़राब है, पाकिस्तान भिखमंगा हो चुका है, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार चरम पर है, चरमपंथी वारदातें, वहीं आपस में मुसलमान एक दूसरे के मुसलमानों को ही मार रहे हैं। ये जो इस्लामी धर्म है इनका, राष्ट्र में जो पाकिस्तान जो राष्ट्र बना वो इस्लाम के नाम पर बना, और बाकायदा विधिवत तरीके से संविधान में अपना धर्म, हम सर्वाधिक हिंदू इंडिया में रहते हैं, लेकिन हमारा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है, इज्जत है, सभी को पूरी आज़ादी है। कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह में, संविधान में हम सब बराबर हैं, चाहे वो एक की संख्या में हो और चाहे वो 10 की संख्या में हो। संख्या बेशक कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अधिकार कम ज़्यादा नहीं है, अधिकार हमारे सबके पूरे हैं। पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है। आप देखिए कि वहाँ एक जो हिंदू खिलाड़ी हैं, दानिश कनेरिया है, इस तरह का कुछ नाम है शायद उनका, उसने ये आरोप लगाया था एक वहाँ वही पाकिस्तान में बड़ा इन दिनों चर्चा का विषय है पिछले 2 दिन से, कि उस पर ये दबाव डाला जा रहा था एक खिलाड़ी की, कौन सा खिलाड़ी है, मैं किसी का गलत नाम नहीं ले सकता, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में था उस वक्त में। तो उसने, दानिश कनेरिया ने ये कहा है कि वो खिलाड़ी लगातार उस पर फोर्स डाल रहा था कि वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले तो उसको कैप्टन बनाया जा सकता है या उसको टीम में जगह मिल सकती है, और उसने मना कर दिया कि वो चूँकि हिंदू धर्म में बिलीव रखता है और उसी में पैदा पला बड़ा हुआ है और ये धर्म सुख शांति का संदेश देता है, और उसने मना कर दिया साफ तौर पर। और इससे उसने कहा उसको नुकसान भी बहुत झेलना पड़ा, उसको टीम में लगातार हरेसमेंट का उसको सामना करना पड़ा। मतलब आप देखिए, मैं यही अंतर बताना चाहता हूँ, ये जो एक उदाहरण है ना, ये बताती है मानसिकता। तो खेल की भी एक सर्टेन मानसिकता होती है, खेल हमेशा पॉजिटिव ढंग से ही खेला जा सकता है, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए आपके अंदर, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आप किसी को डिमोरलाइज करके, किसी को हताश करके, किसी पर कोई इस प्रकार का प्रेशर डालकर आप अच्छे खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते। आपको अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अच्छा वातावरण देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की हालत आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर भेदभाव है, वहाँ पर आपस में ही मुसलमान का दुश्मन है। अफगानिस्तान से ज़बरदस्त जंग की हालत है वहाँ पर। टीडीपी जो है वो तहरीके पाकिस्तान जो है वहाँ पर तालिबान, वो एक आतंकी संगठन है और उसने उनकी नाक पर दम कर रखा है। पाकिस्तान इतना परेशान हो चुका है कि 2 लाख अफगानियों को, जिनको कभी तालिबान युद्ध के दौरान गले से लगाया था, उनको वो निकालने के चक्कर में, ये पाकिस्तान की ओवरऑल तस्वीर है। तो दरअसल पाकिस्तान का समग्र विकास नहीं हुआ, चूंकि उन्होंने नफरत फैलाई है और हिंसा का उन्होंने सहारा लिया है, और वो इसमें यकीन रखते हैं इस मुद्दे को लेकर। वहाँ के आवाम से आप बात करिए, जज्बे की बात करते हैं। पेट में जिनके रोटी खाने को नहीं है वो जज्बे से लड़ाई लड़ेंगे, फिलिस्तीन में लड़ाई लड़े जाएंगे घोड़ों पर बैठ के। ऐसे मूर्खतापूर्ण आचरण उदाहरण आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे कि वो भाई साहब जो है, एक वो जो मियाँ, वो जो है फिलिस्तीन जा रहे हैं। साहब क्यों जा रहे हैं? जंग लड़ने जा रहे हैं। उसकी ऐसी खिल्ली उड़ी वहाँ पर पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, वहाँ जो पत्रकार हैं, जो इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने जमकर उनकी खिल्लियाँ मजाक उड़ाई। और मतलब बेशर्मी की हद है पाकिस्तान के इन सब बातों से। मुझे लगता है पाकिस्तान शर्म की सारी हद पार कर चुका है। खैर, मैं आपको दरअसल ये रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम इस मुद्दे को लेकर कितनी भावुक है क्रिकेट को लेकर। और जब पाकिस्तान की टीम लगातार हार गई है और भारत लगातार जीत पे जीत दर्ज किए जा रहा है, तो पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन है। और एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ध्यान आ गई कि पाकिस्तान की टीम पर आरोप लगे हैं कि इनका कोई सिंडिकेट है लंदन में, किसी खिलाड़ी के का कोई परिवार है, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, नाम भूल गया हूँ उसका, किसी के रेफरेंस में वीडियो में ये बात आया था। तो वो मालूम पड़ा कि वो सिंडिकेट वहाँ चलाते हैं और वो वहाँ से वो लेन देन का हिसाब किताब करते हैं, और वो टीम को इसी तरह से कुछ उन्होंने किया है, कोई लेन देन का वहाँ चक्कर चल रहा बताया इस तरह का। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की हालत है, ये पाकिस्तान के अवाम की हालत है। अवाम वहाँ जो है जार जार रो रही है, वो कपड़े फाड़ने पतारू है लोग वहाँ। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा था कि एक ने गुस्से में आकर वो एक फर्नीचर तोड़ डाला किसी का। हालांकि इतनी महंगाई हो चुकी है तो लोग टीवी नहीं तोड़ रहे हैं,
इससे पहले कि जब मैच में हारते थे, जब पाकिस्तान की हालत थोड़ी बहुत ठीक थी, तो लोग घरों के बाहर जाकर टीवी फोड़ देते थे। अब उनको पता है कि टीवी फोड़ने से कोई मिलना जाना तो है नहीं, नुकसान अपना ही होना है। इन खिलाड़ियों ने बेशर्मी धारण कर रखी है। पूरे देश में इस तरह के जो इनके जो वो हैं क्या इनको चलाने वाले हैं, पीसीबी हो चाहे वो कार्यवाहक सरकार हो, ये सब बेशरम हो चुके हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जनता अपना ऐसा नुकसान वह नहीं करना चाहती। जनता में कम से कम इतनी समझ आ गई कि खामे का भावनाओं में बहकर अपने 10-20 हज़ार रुपये ठंडे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन भयानक आक्रोश है और जनता ये कह रही है कि इनको मतलब वीडियो में ये तक कहा है पाकिस्तानी टीम के लिए तो कि इनको जो है गटर साफ़ करने में लगा देना चाहिए, इनको जो है किचन से बर्तन धुलवाने चाहिए, इस तरह के बयान हैं। और मैंने ये भी पिछले वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान टीम का वापस पाकिस्तान लौटना आसान नहीं है। उनको कहीं किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा। जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब वो भले ही पाकिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोगों में घनघोर नाराज़गी है, बहुत भयंकर गुस्सा है, उबल रहा है। मतलब आप देखिए कि उनका बस नहीं चल रहा, वो फड़फड़ा रहे हैं। तो ये मैं उनके रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ कि जो भारत की जीत में जो हमने तो यहाँ पटाखे फोड़े हैं, हमारे लिए तो ये दिवाली जैसा ही जश्न है। हमने तो दिवाली मनाई ली है आज निश्चित तौर पर, और हम बड़े खुशनसीब हैं इस मामले को लेकर कि हमने इतने ज़बरदस्त क्रिकेटर देश में पैदा किए हैं। हमारे देश में इतने इस मिट्टी और पानी का ही असर है, इस देश का वातावरण का असर है। हम अच्छा सोचते हैं, हमने अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखा है शुरू से ही। ये पाकिस्तान मूर्ख है जो इस तरह की चीज़ें अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, दुनिया के सामने भिखारी बना हुआ है। चाहे तो पड़ोसियों से अच्छे संबंध रख सकता है, इससे बेहतर करता है इस मुद्दे को लेकर। ये आतंकी कार्रवाई नहीं करता, नहीं भेजता आतंकियों को, तो निश्चित तौर पर इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता। आज यही सामान जो है ये दुबई से और अरब देशों से मंगा रहे हैं, है इंडिया का सामान, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से डबल कीमत में यहाँ आ रहा है। यहाँ से डायरेक्ट जाता पाकिस्तान तो बहुत सस्ता मिलता। खैर ये इशू नहीं है, और मुद्दा ये केवल समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी कि क्या लाचारी की हालत कैसी कर ली है और कंगाली की हालत वहाँ पर क्या हो चुकी है। तो मैं आपको वो लास्ट में वो वीडियो दिखाता हूँ कि भारत के जीतने पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, और प्लस पाकिस्तान की जो टीम के जो बाद में जो काले कारनामे सामने आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से कोई वीडियो जो मैंने देखा है वो कोशिश करता हूँ आप तक पेश करने के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन मित्रों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आखिर में ये पाकिस्तान का जो रिएक्शंस है भारत की जीत पर, भारत ने इंग्लैंड पे जो ज़बरदस्त जीत हासिल की है, वो आप वीडियो आखिर तक देखें। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। बाप बाप होता है, इंडिया वाली टीम आपकी टीम का बाप है। गोली आप क्या कहना चाहिए, शर्मिंदा हो जाएंगे यार। चौथ गैरत की गोली खा लेना भाई। तो हम इसलिए के बाप है उन्होंने पिछवाड़ा फाड़ा है, पिछवाड़ा फाड़ा मारते। अच्छा भैया बंदे पहले तेरे मुंह पे लाने, आपके मुंह पे लाने थे, आपके कैप्टन पे लाने थे कि इंग्लैंड की गांड फाड़ के रख दिया, पिछवाड़ा फाड़ दिया इंडिया ने आज इंग्लैंड का। जिस तरह कितने बड़े हैं, दो किसी को अपनी जेब से मांग, अल्लाह के नाम पे मांग देता हूँ। गांड में ले रहा है, गांड में ले रहा है 65 लाख सैलरी। वो अभी आप ये देखें कि ये इस वक्त बगैरतों की टीम बन चुकी है। पीछे स्ट्रगल होती है, ठीक है, अगर वो स्ट्रगल करेगी ठीक है, अच्छी जो रोहित शर्मा ने बाबर आजम बगैरत हुआ ना, फिर आप भी बोल दें यार। आप बगैर तो जो पाकिस्तान में पड़ रहा 70 पड़ रहा है। पाकिस्तान के बॉलर्स और इंग्लैंड के बॉलर्स की इस वक्त बैड लक चल जीते हैं। जो इसने 50 की वो हमने बुंड में लेनी है। 89 के साथ आप निकालें यार, इंग्लैंड की गांड फाड़ के रखी नहीं है, पिछवाड़ा फाड़ दिया आज रोहित शर्मा है, जो कि बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन है। और ये इनको तो आप जानते हैं, ये तो रोहित शर्मा विराट कोहली के फ़ैन है। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आज रोहित शर्मा जो परफॉर्म किया, इस पे आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन रोहित शर्मा को कि वो इतनी अच्छी कप्तानी कर रहा है, और इतने मुश्किल मैच में जहाँ पे पहले बैटिंग फ्लॉप हुई वहाँ पे अच्छा स्कोर किया, 87 स्कोर किया। उसके बाद सिर्फ 229 स्कोर किया, 230 चेज़ करना था इंग्लैंड ने, लेकिन उसके बाद उसने क्या बॉलिंग को कमबैक करवाया। मोहम्मद शामी ने 4 आउट किए, तो कमाल कर दिया रोहित शर्मा। अच्छा, मुझे बताओ, यही सिचुएशन बिल्कुल सेम सिचुएशन बाबर आजम के पास होती, वो क्या करते? सर बाबर आजम एज आ प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन कप्तानी के लिहाज से वो थोड़ा सा ये आंसर वाइज से कुछ शब्द बोले। आंसर क्या कि वो कह रहे हैं प्लेयर बहुत अच्छे हैं। टिकटॉक पे आते हैं आप? हाँ, मैं टिकटॉक पे आता हूँ, आप प्लीज़ तंग ना करें मुझे। अच्छा, आप मुझे बताएं, वो कह रहे हैं प्लेयर बहुत अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं कि यार एज आ पाकिस्तानी हम भी मुहब्बे वतन है, तो नो डाउट के बाबर बहुत ही बहनचोद बंदा है, नो डाउट।
ठीक है, नहीं शर्म होती है उसे, भाई शर्मकारी यार, उसे शर्म करनी चाहिए, ठीक है, कि जो बगैरत बना हुआ है। तो बटलर देखे इंग्लैंड से भी यार तो बटलर देखे, आज इंडिया ने नो डाउट के इंग्लैंड की गांड फाड़ के रख दिया, पिछवाड़ा फाड़ दिया इंडिया ने आज इंग्लैंड का, जिस तरह पाकिस्तान का पिछवाड़ा फाड़ा था। केला दे दिया छील के ना, ऐसे बटलर के मुंह में केला दे दिया आज। हालांकि क्रिकेट आज़ाद की है, आप देखें कि क्रिकेट आज़ाद की, क्रिकेट के हाथ तक रखे नहीं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मैं अपने मुल्क के लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन इस टीम को मैं गालियाँ दूंगा, क्योंकि देखें कि क्रिकेट आज़ाद किया इंग्लैंड ने, तो लग नहीं रहा कि यार कि क्रिकेट आज़ाद इंग्लैंड ने किया। इंग्लैंड को भी गालियाँ निकालें यार इंग्लैंड की गांड फाड़ के रखी नहीं है, पिछवाड़ा फाड़ दिया आज रोहित शर्मा ने। अच्छा यार, मुंह में केला घुसा दिया ऐसे बटलर के। आप कह रहे हैं कि आप इंग्लैंड को, आज देखें कि नो डाउट कि इंडिया जिस तरह की बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि ये 230 भी करेंगे। अगर रोहित भाई ये देखें कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा बगैरत है, ठीक है, कि आज है वो नहीं देखें भाई, आज एक मिनट, कप्तानी अगर वो कर रहा है ना, तो वो अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है और टीम के साथ भी ज्यादती कर रहा है। प्लेयर एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छा है। वो परफॉर्मेंस देखा पिछले 3 मैचेस में, देखी उसने 50+ स्कोर किया है। अब बाकी टीम ने स्कोर कर रही है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? नहीं, मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं 50+ स्कोर किया है कि रोहित भाई ने आज 89 रन किए हैं, वो टीम के काम आए हैं, ठीक है, वो टीम के काम आए, वो जीते हैं। जो इसने 50 किए वो हमने बुंड में लेनी है। 89 के साथ आपके सूर्या कुमार यादव ने 49 किया है। मेरी बात सुने, मोहम्मद शामी ने 4 आउट किए हैं। अगर वहाँ पे बॉलर ही कुछ ना करते तो आपने रोहित शर्मा के स्कोर का क्या करना था? बॉलर ना कुछ करते, बाबर आजम बॉलर क्यों ना करते? अब बॉलिंग नहीं चल रही, दूसरे बैट्समैन इमाम भाई नहीं चाह रहे, दूसरे बैट्समैन नहीं चाह रहे, तो इसमें बाबर का क्या कसूर है? 270 रन कैसे किया आपने? 270 रन कैसे किया? अगर खाली बाबर का 50 निकाल दे, 220 तो दूसरे प्लेयर्स ने रन बनाए थे ना। इंडिया ने कितना किया? 230 और 100 रन से जीत गए। बॉलर वो कप्तान का कसूर है, कप्तान। अच्छा देखिए, आज मैं आपसे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, राशिद, आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग वो किधर गई है हमारी वर्ल्ड का? आज शामी ने 4 विकेट। सर इस तरह आप मेरी बात सुने। अच्छा क्रिकेट अगर बात करें तो क्या फिर जिस तरह बेन स्टोक या इंग्लैंड की मार्क वुड है, वो बैटिंग फ्लॉप है? वो सारे मैच देखे ना, वर्ल्ड कप में हारे हैं तकरीबन, तो क्या कहेंगे वो बॉलर नहीं है? मार्क वुड इस वक्त वर्ल्ड कप का, बल्कि क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे तेज़ तरीन बॉलर है और ख़तरनाक बॉलर है। उसको देखें आप, 10 ओवर में 60 पड़ रहा है, 70 पड़ रहा है। पाकिस्तान के बॉलर्स और इंग्लैंड के बॉलर्स की इस वक्त बैड लक चल रही है। आप देखेगा यही बॉलर दुनिया को इन फ्यूचर हलाने वाले हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप भाई थोड़ा ना बात चलती है ना, अभी चल रहा है वर्ल्ड कप। आप वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप में तो हमारी गांड फड़वा के रख दी है, हमारा पिछवाड़ा फड़वा के रख दिया। हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हम वर्ल्ड कप से बाहर, हार जीत होती है, कोई फैटिंग करके हार जीत होती है। ये वही मोहम्मद शामी है जिसको ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, इसको टीम में नहीं होना चाहिए, फिर इसको बैठाया भी रखा, यहाँ तक कि वर्ल्ड का एशिया कप में इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी। देखें आपकी बात पे कमबैक हुआ, 5 अब 4। आपकी बात पे बात करते हैं कि लोगों ने उसे कहा ये बगैरत है, इसे टीम से बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, वो उसने गैरत की गोली खाई है भाई। पिछले मैच में 5 विकेटें लेके गया, इस मैच में 4 विकेटें। अच्छा, ये हमारे एक और भाई हैं, ये भी बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सर बाबर आजम, ये सिचुएशन, ये राशिद भाई चले गए हैं और गुस्सा कर गए हैं। वो कहते हैं जी मुझे बहुत गुस्सा कर गए हैं, वो ये सच बोल रहे थे, उनको गुस्सा आ गया। अच्छा मुझे बताएं, ये सिचुएशन आज रोहित शर्मा ने अपनी टीम के साथ खड़े रहे, हमारे बाबर आजम क्या खड़े रहते 89 उन्होंने स्कोर किया है। बाबर आजम क्या करते? 50 करके चले जाते अपनी ओडी रैंकिंग। नहीं ऐसा नहीं होता है, ये कि माशाल्लाह वो तो कप्तान अच्छा है। क्या बाबर आजम बगैरत हुआ ना, फिर आप भी बोल दें यार, आप बगैर तो जो पाकिस्तान में रह के बाबर आजम को लानत है भैया बंदे, पहले तेरे मुंह से लानत है, आपके मुंह पे लानत है, आपके कैप्टन पे लानत है। क्यों नहीं? वो अच्छा खेलते बाप है इंडिया जैसे बाप है, उन्होंने पिछवाड़ा फाड़ा है, पिछवाड़ा फाड़ा मारते अच्छी उन्होंने बाप है, बाप ही होता है यार। इसलिए बच्चों को ना, बच्चों देखे बाप होता है, इसलिए हमने बच्चों आपने यहाँ किया उनका बात, ठीक है। आप बच्चों हमारे, हम आपको टूर्नामेंट दे रहे हैं, बस ले जाओ,
बाप बाप होता है, बिल्कुल बाप बाप होता है। इंडिया वाली टीम आपकी टीम का बाप है। कोहली आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप खान साहब को देख रहे हैं, आपको बड़े गुस्से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई भाग गया, गांड दिखा के भाई भाग गया। आप क्या एक बात की है आपने, जो एक उनको बात की वो बड़ा गुस्सा काट के चले गए वो हैं। तो भाग गए ना। देखे कि विराट कोहली अच्छा खेलता है, हम तारीफ करते हैं, तो आप बाबर अच्छा नहीं खेलेगा, हम तारीफ क्यों करें? मैडम आपने बात की कि आज मैच था इंग्लैंड और इंडिया का। इंडिया ने इतना अचीव नहीं किया जो उन्हें स्कोर करना भी चाहिए था, ठीक है। इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के पास देखा जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है। उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी फील्डिंग भी अच्छी है। ओवरऑल बड़ा अच्छा मुकाबला कर रही है। हमारी जो पाकिस्तानी जो है अपना टीम है, ये हार जाती है। कैचेस आ रहे होते हैं, सीधे छोड़ देते हैं। फील्डिंग में भी मार खा रहे हैं, बॉलिंग में भी मार खा रहे हैं, और इनको इतना नहीं पता कि इनका जो है क्या उसे कहते हैं, ओपनिंग जो है किसको भेजना है, वन डाउन किसको भेजना है, कोई समझ नहीं लग रही। हमारे आए दिन कप्तान चेंज हो जाते हैं। इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया क्रिकेट में के लिहाज से जो है ना, मेरे ख्याल में सबसे आगे है अपनी कारकर्दगी के लिहाज से, क्योंकि उनको अगर देखा जाए बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं। और टीम वही जीतती है जिसकी बॉलिंग अच्छी होती है, जिसकी बैटिंग अच्छी होती है, जिसकी जिससे आज विकेट्स गिराई हैं उन्होंने। हालांकि इंडिया का जो टारगेट उन्होंने दिया था 229 स्कोर्स थे, 230 का टारगेट था, तो टारगेट तो थोड़ा कम था, लेकिन विकेट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिराई गई है इंग्लैंड की। सर देखें, अगर इंग्लैंड को देखा जाए तो इंग्लैंड जो है वो हल्की टीम नहीं है, पावरफुल टीम है। उनकी भी फील्डिंग बॉलिंग मतलब बड़ी अच्छी है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया जो है ना वो रिहर्सल करता है, देखता है, हमने प्रैक्टिस करता है, वो देखता है कि हमने बॉलर को कैसे पकड़ना है, हमने जो है बैट्समैन को कैसे पकड़ना है, हमने जो है फील्डिंग को कैसे वो करना है, मैनेज करना है, ठीक है। तो वो अपना माइंड बना के आए होते हैं। अब वो विकेट गिरनी है ना, उन्हें पता है कि हमने कौन से बैट्समैन को कौन सा बॉलर लगाना है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो कहता है कि बस हमारे ओवर गुजरते जाएं, हमें नहीं पता। एक अगर अनाड़ी प्लेयर आ गया है ना, तो उनको भी जो है ना हमारा बॉलर जो है ना बॉलिंग दे के ज़ाया कर देते हैं। इनको भी चाहिए कि जैसे इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया वो सोच के आता है कि हमने कौन से बैट्समैन को जो है ना कौन जी 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 तो उन्होंने अपना एक ज़हन बनाया होता है, ठीक हो गया ना। तो उस लिहाज से फिर जो है ना जाहिर सी बात है, जो फील्डिंग अच्छी करेगा, बॉलिंग अच्छी करेगा, बैटिंग अच्छी करेगा, मुकाबला वही जीतेगा। सर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ना, तो हम बैक टू बैक मैच हारे हैं। सिर्फ हमने नीदरलैंड से और श्रीलंका से मैच जीता, 2 मैच जीते हैं अभी तक हमने। और भारत ने बैक टू बैक मैचेस बैक टू बैक मैचेस भारत ने क्यों जीते हैं? बैक टू बैक उन्होंने मैच इसीलिए जीते हैं। हालांकि आज तो विराट कोहली आउट हो गए थे, मतलब एक स्कोर भी नहीं था उनका। रोहित शर्मा ने कुछ स्कोर किया है 89 या 87 समथिंग। देखिए बात यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनमें जो है ना आते हैं, बस इनको जो है मार धाड़ पड़ी होती है कि मारें डारें, ये करें वो करें। इंडिया को अगर आप देखती हैं, दूसरा प्लेयर आया है, उसने आगे पहले अपने पाँव जमाए हैं, उसने बॉलर को समझा है, उसने पिच को समझा है, उसने देखा है कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। उसने 2 4 5 ओवर जो है ना उसको जो है प्रैक्टिस करके फिर उसने देखा कि अब मेरा हाथ सेट हो गया है, फिर उन्होंने जो है ना शॉट लगाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान के पास ये टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान के पास ये टैलेंट नहीं है। अभी तो ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले अरसे में क्या अभी भी कुछ उम्मीद है कि हम लोग आगे पहुंच सकते हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के पहले जो प्लेयर थे, शाहिद अफरीदी हो गया, शुएब अख्तर हो गया, मलिक हो गया, बाबर आजम हो गया, कामरान, ये एक ब्रांड थे, ठीक है ना। हमारे जो नए यंगस्टर आए हैं, इन्हें चाहिए कि उनकी थोड़ी सी जो है ना हमदर्दी लें, उनसे थोड़ा गाइडलाइन लें, उनसे पूछें कि क्या करना क्या नहीं करना। हमारे जो न्यू यंगस्टर आए हैं वो किसी के साथ जो है ना वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ करने के तैयार ही नहीं है। उनकी बैटिंग लाइन नहीं चली थी इंडिया वालों की, लेकिन जो बॉलिंग लाइन है ना उन्होंने बड़ा अच्छा कारकर्दगी दिखाई है, तो इस वजह से वो लोग जीते हैं आज। आप क्या कहते हैं कि बैक टू बैक मैचेस जीतते आ रहे हैं? हालांकि आज इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी भारत की भी, लेकिन फिर भी वो मैच जीते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये क्या है? ये लक है, ये उनकी प्रैक्टिस है, या क्या है? प्रैक्टिस है, डेफिनेटली प्रैक्टिस है।
आप लोगों को पता ही होगा कि वो आईपीएल बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इसके अलावा ऑन ग्राउंड भी उनकी ट्रेनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। मैच से पहले भी वो वार्म अप के लिए जो है ना ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं। तो इस वजह से यार लक वगैरह तो लक होता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो लक कितना कुछ चलेगा। ट्रेनिंग मैटर्स अ लॉट। तो आपके लिए वो कौन सा खिलाड़ी है ऐसा जो दूसरी टीम्स को टफ टाइम देता है भारत का? भारत का अगर बैटिंग लाइन में देखी जाए तो रोहित शर्मा जो है वो बड़ी अच्छी टक्कर देता है। विराट कोहली भी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन आज थोड़ा 0 पे आउट हो गए। लेकिन वैसे वो अच्छी टक्कर देते हैं। इसके अलावा उनके तकरीबन सारे ही जो है ना प्लेयर वो टफ टाइम देते हैं। नोमान, क्या कहेंगे आज इंडिया की कारकर्दगी पर? इंडिया ने आज इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मेरे ख्याल से आपका सवाल ये होना चाहिए था कि इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं, वो मेहनत करके आए हैं और वो मेहनत करते हुए कंसिस्टेंसली वो जीत रहे हैं और वो आगे क्वालिफाई करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इंडिया की कारकर्दगी पर? मतलब इंडिया ने ऐसा क्या खा लिया कि उनका मोराल इतना ज़्यादा हाई है? लगातार इंडिया अपने तमाम मैचेस जीतते हुए आ रहा है। एक मैच भी ऐसा नहीं है जिसमें इंडिया का कोई हमें लगा हो कि भाई ये मैच इंडिया हार जाएगा। हमेशा इंडिया बड़े अच्छे रन रेट से जीता और अच्छा टाकरे के साथ जीता है। देखिए मैडम, अब पता नहीं ऑडियंस को इस बात का पता या नहीं कि 4 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप क्यों होता है। 4 साल की वो स्पेस क्यों देते हैं? वो इस वजह से देते हैं कि 4 साल आप ना मेहनत करो, जो पिछली कमियां रही हैं ना आप उनको ख़त्म करो और आगे आपके अंदर एक ह्यूज चेंज देखने को मिले। पता चले कि आप 4 साल मेहनत करके आए हो। तो इंडिया की टीम को देखते हैं ना तो पता चलता है कि वो 4 साल उन्होंने मेहनत की है, वो होमवर्क करके आए हैं। वो सारा का सारा अपना मैनेजमेंट, अपनी कैप्टनसी, अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपना वो रिजर्व, अपनी ईच एंड एवरीथिंग वो जो है ना कंप्लीट करके आए हैं, वो सारा फुलफिल करके आए हैं। इस वजह से अब वो हर मैच जीतते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरी उनके साथ बड़ी विशेज़ हैं, बड़ी गुड लक्स हैं उनके साथ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो स्पेशली उनका नया प्लेयर शुभमन गिल है, जो उसके अलावा रोहित शर्मा है, उसको सबको ही पसंद होता है, उसकी कैप्टनसी जैसी मैनेजमेंट है उसकी। उसके अलावा विराट कोहली की बात कर लें तो वो मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, तो मैं लिटरली बात आपको बताऊँगी, मैं उसकी जो बैटिंग है ना, मैं ऐसे टिक के देखता हूँ ना कि वो किस तरीके से खेल रहा है, वो कैसे शॉट लगा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, मैं उसकी ईच एंड एवरीथिंग देखता हूँ। और विराट कोहली की बात करते जाए ना तो उसकी एज देखें, फिर उसकी शादी हुई है, वो हस्बैंड भी है और वो फादर भी है। लेकिन उस बंदे की फिटनेस देखें, वो बंदा कौन से पॉइंट पे खड़ा होकर फील्डिंग करता है जहाँ पे पूरे 50 ओवर के अंदर सबसे ज़्यादा बॉल आती है। उस बंदे का फिटनेस लेवल ये है। तो मेरे ख्याल से इंडिया का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मैं यहाँ पे विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, मैं उसका फ़ैन हूँ। मैं उसकी एक और बात बताता जो पता नहीं ऑडियंस को इस बात का भी पता या नहीं पता, कि आप कहते हो ना कि इंडिया इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। आपका सवाल ये था कि वो कैसे कंसिस्टेंटली जितना जीतता जा रहा है। उसने क्या खा लिया? खाया उसने कुछ नहीं है, उसने लिमिटेड सब्र से खाया और अपना खाया जितना उसको उसके न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया था ना कि जिससे उसका पेट बाहर ना है, उसने इतना को खाया है। अब दूसरी बात यह कि वो उसकी मेहनत की बात करें ना, उसने किस लेवल का सेक्रीफाइस किया है। विराट कोहली का पहला मैच था, वो जब न्यू आया, ठीक है, उसके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद उसने अपने कोच को फ़ोन किया, उसका सुबह को मैच था, उसने कहा मेरे फादर की डेथ हो गई है। उसके कोच ने उसको आगे से कहा कि भाई देख ले, एक साइड पे तेरा देश तुझे बुला रहा है, तेरा मुल्क तुझे बुला रहा है, और दूसरी साइड पे तेरा बाप है। जो होना था वो हो गया, अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर, अब तो उस चीज़ को वापस नहीं ला सकता। तो देख ले, एक साइड पे तेरा कैरियर और एक साइड पे तेरा बाप है। विराट कोहली ने अपने मरे हुए बाप को, अपने डेड फादर को छोड़ा घर में और वो मैच खेलने के लिए गया और उस मैच के अंदर उसने सेंचुरी बनाई। सेंचुरी बनाने के बाद वो वापस आया, उसने आगे जो भी उनका ट्रेंड होता है, जो भी सारा का सारा कुछ उसको दफन वगैरह बरी वगैरह किया, तो वो सारा का सारा कुछ किया। उसने इस लेवल का मैडम सेक्रीफाइस किया है। तो विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन क्यों ना हो, विराट कोहली की फ़ैन फॉलोइंग क्यों ना हो, विराट कोहली जिस टीम में हो वो टीम क्यों ना जीते, विराट कोहली जिस कंट्री में हो उस कंट्री की रिस्पेक्ट क्यों ना हो। मुझे कोई एक रीज़न बता दें, मैं कहता हूँ विराट कोहली जैसा एक प्लेयर हमारे पास भी आ जाए ना, हमारी टीम की किस्मत बदल जाए। हमारा अब बाबर आजम को कंपेयर करते हो, यार बाबर मेरा प्लेयर है, ठीक है, मेरा पाकिस्तानी है, वो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप ना कंपैरिजन ही गलत करते हो। लिमिटेड नॉलेज है आपके पास, आपको पता नहीं है क्रिकेट के अबाउट, आपको फैक्ट्स एंड फिगर का पता नहीं, आप लिमिटेड सी नॉलेज बस जब नारे लगाते हो, इमोशनल बातें सारी की सारी करते हो। तो जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते, किसी चीज़ के अबाउट बात कर रहे होते ना, ऑफिशियल लेवल पे इमोशन नहीं चलते। आप किसी बंदे को जाके ये नहीं कह सकते कि भाई ये इमोशंस नहीं चल सकते। आप किसी को ये जाके नहीं कह सकते कि भाई ये है वो है फलां हमारा पाकिस्तानी है तो बस इसको सपोर्ट कर दो, इसको ये कर दो वो कर दो। नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात होती है, जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है। वो एक बात है ना, छोटे होते पढ़ते होते थे कहानी, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है। मुझे तब समझ नहीं आती थी, अब समझ में आती है कि भाई खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद, जो खुद कुछ करते हैं। एक समंदर है ना, समंदर के अंदर काफिर भी उतर गया और मुसलमान भी उतर गया, कौन बचेगा?
जिसको तैरना आता है। खुदा जाहिलों की मदद नहीं कर, हम मुसलमान हम कहें कि भाई हमने छलांग मार दी है और हम बच जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जो बंदा मेहनत करके आया है ना, मेहनत से तैरना सीख गया, स्विमिंग सीख गया, ऑब्वियस सी बात है वो बचेगा, दूसरा वाला नहीं बच सकेगा। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि उसकी मतलब उनका बनता है जीतना, उनका आगे जाना बनता है, उनका क्वालिफाई करना बनता है। मैं तो कहता हूँ कि यार वो उनके हो रहा है होम ग्राउंड में मैच, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे वो जीतें। मेरी बेस्ट विशेज़ है उनके साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर वो जीतेंगे तो। इंडिया डिजर्व करता है वर्ल्ड कप। जिस तरह इंडिया खेलता हुआ आ रहा है, मैं ऑन कैमरा सबके सामने, ऑफ कैमरा भी अगर आप देखें तो बहुत सारी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं, हमारी इस बात को सुन रहे हैं। शायद बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आए क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह खेल रहा है, अब तक यही कंसीडर किया जा रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन भारत जिस तरह लगातार जीतते हुए आ रहा है अपनी काविशों की वजह से, आज उसने ये साबित कर दिया कि वर्ल्ड कप भारत डिज़र्व करता है। मैडम नो डाउट वो डिज़र्व करता है, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं। वो छोटे होते क्लास में बैठे होते थे ना, सिर्फ उस दिन टेंशन होती थी जिस दिन घर से होमवर्क नहीं करके गए होते थे। जिस दिन होमवर्क करके गए होते थे ना, लात पे लात रख के बैठे होते थे, कोई मसला ही नहीं होता था, टेंशन ही नहीं होती। वो 4 साल मेहनत करके आए, सारी दुनिया को दिख रही है, मुझे अकेले को नहीं दिख रही। कोई भी सेंसिबल बंदा होगा ना जिसके पास शऊर है, वो हमेशा यही कहेगा यार ऑब्वियसली दे डिज़र्व, वो डिज़र्व करते हैं। क्या कहेंगे इंग्लैंड की हार पर और इंडिया की लगातार जीत पर? इंडिया इस वक्त असल में फॉर्म है। असल में इंडिया अपने होम पिचेस पे खेल रहे हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस है। लाइक वो चौथा पांचवा मैच जो है लगातार छठा जीत रहे हैं, तो वो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, उनके जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शामी है, मोहम्मद सिराज, एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, अच्छा उनके पास अटैक है। उसके अलावा उनकी बैटिंग लाइनअप शुभमन गिल है, विराट कोहली है। इसके अलावा दीगर जो है उनके पास जो है बल्लेबाज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उन्हें अपनी पिचेस का जो है वो काफ़ी अंदाज़ा है, तो उस लिहाज से वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, ये वही टीम है जिसे हम एशिया कप के स्टार्ट में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि ये टीम क्या हो गया, इंडियन क्रिकेट टीम को कैसा परफॉर्म कर रही है। एशिया कप में भी उनकी कारकर्दगी देख लें और आप वर्ल्ड कप में भी देख लें कि लगातार वो अपने तमाम तर मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, किसी को आगे आने का, किसी को कुसकने का मौका नहीं दे रहे। जी ऐसे ही है। असल में उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, और लाइक उनके जिस तरह जसप्रीत बुमराह काफ़ी देर इंजर्ड रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फिटनेस पे बड़ा काम किया। मोहम्मद सिराज हैं, उनकी बॉलिंग लाइनअप पे ओडीआई रैंकिंग में वैसे भी वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, तो लाइक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी होम ग्राउंड पिचेज़ हैं, उनको अंदाज़ा है कि हमने किस कंडीशन में किस तरह से खेलना है, तो उस लिहाज से वो अगर अटैकिंग क्रिकेट है तो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, डिफेंसिव है तो डिफेंसिव लेके चल रहे हैं। लाइक वो पिचेज़ के लिहाज से जो है अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन वेलकम टू द शो आरजू, आपके बहुत सारे कमेंट्स आरजू जी ऐसे हैरान बैठी हुई है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। आरजू जी नहीं आएगी, मैंने कहा हमने इनवाइट तो किया है, जैसे ही वो मतलब उनका शायद शो चल रहा है, तो वो जैसे ही उससे फ्री होगी तो उसके बाद फिर उन्होंने शो ज्वाइन करना है और हम उनको वेलकम करते हैं। और यकीनन मैं वैसे ही कहता हूं कि यार जी उनकी टीम है, हमारी टीम पाकिस्तान है, उनकी टीम इंडिया की है, तो उनकी टीम छठा मैच जीती है, तो इसलिए मैंने कहा है कि हालांकि मेरी मैच से पहले बात हुई थी तो ये मुझे कहती है कि फोन मैंने किया तो कहती है कि यार लगता है ऐसे है कि ये मैच जो है ना इंडिया ने हार जाना है। मैं कह नहीं 230 बड़ा स्कोर होता है। हालांकि नॉर्मली मैंने शुरू में बताया कि लोगों को ये नहीं लग रहा था जब विकेटें गिरी इंडिया की, और फिर उसके बाद जैसे 230 बोर्ड पे लगा दिया तो लोगों का ख्याल मेजॉरिटी का यही था कि यार आज शायद हारना है इंडिया ने, ये मैच हार जाएगा। लेकिन मैं कहा नहीं, तसल्ली रखो, हौसला रखो, कोई टेंशन ना लो, खेलने दो जरा यार, बॉलिंग करने दो, बॉलिंग शुरू करेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि कितने पे आउट करते हैं टीम को। मतलब मैंने कहा ना कि मैंने 150 का कहा था, लेकिन मेरी वो प्रेडिक्शन भी थोड़ी सी गलत साबित हुई। 129 तक चले गए, वैसे 150 अगर मैंने कहा 155 पे तो ऑलरेडी आउट हो गए थे। तो आरजू आपको वेलकम भी करते हैं, और आपके जो फेवरेट प्लेयर है, वैसे आज उसने 0 स्कोर बनाया, लेकिन वो एक्टिव रहते हैं बहुत फील्डिंग में भी, और ओवरऑल अभी तक परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। क्या कहेंगी आज के मैच के हवाले से जो इंडिया का विन है? जी बिल्कुल, मैं देख रही थी, थोड़ा सा मैंने देखा था, उसके बाद डेफिनेटली अभी मैं लेट इसी वजह से हो गई कि मैं एक शो में थी, और बिल्कुल मैंने जब देखा था तो 98 रन्स बने थे, वो जो इंग्लैंड की टीम थी, और मेरे ख्याल में 5-6 आउट हो गए थे। तो मुझे यही हुआ कि ये तो शायद 150 तक भी नहीं पहुंचेंगे, और वही हुआ, नहीं पहुंचे वो 150 तक, और उससे पहले ही आउट हो गए। लेकिन खैर बहुत अच्छी बात है, ज्यादा का विराट कोहली की शायद बात कर रहे हैं कि उन्होंने आज कोई खास परफॉर्म नहीं किया, तो कोई बात नहीं, वो अगर ग्राउंड में खड़े भी रहे तो भी इंडियन टीम जीत जाती है। नहीं,
शुभमन गिल ने फखर साहब उनके साथ ज्यादती की। आज वो जल्दी आउट हो गए, वो बेचारा चाय का कप लेके बैठा हुआ था, तो उधर चाय ठंडी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार ठंडी चाय फिर नहीं पी सकता, तो इसलिए वो 9 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 0 रन बनाकर वापस चले गए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भारत तो अभी तक बहुत जबरदस्त तरीके से जा रहा है, और लेकिन हमारी टीम जो है, यानी कि आपकी टीम जो है पाकिस्तान, उसका काफी बुरा हाल है। और कहा यही जा रहा है कि जका अशरफ साहब जो हैं, वो आपके जो कैप्टन है बाबर आजम, उनका ना फोन उठा रहे हैं, ना उनका SMS का जवाब दे रहे हैं, तो कुछ नाराज लग रहे हैं। साथ साथ जो इंजमामुल हक साहब है, उन्हें भी रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है, उन्हें भी रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है अगर उनको पहले से रिप्लेस किया गया तो 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे, जो कि 6 महीने की उनकी 6 मंथ सैलरी बनती है। मैंने कहा एक तो वो परफॉर्म भी नहीं करेंगे, और अगर उनको हटाया जाए तो उनको 2.5 करोड़ भी देने पड़ेंगे। मतलब एग्रीमेंट हुआ है ना, ये कैसा एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट में ये भी तो होना चाहिए था कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो 0 पैसा दे के निकालेंगे। भाई ये कौन सी तरीका है कि वो परफॉर्म भी नहीं करेंगे, और अगर उससे पहले उनको निकाला गया तो उनको 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे। मतलब ये वही है ना जो आलू कहलाते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंजमामुल साहब वही आलू है ना। तो ये बहुत पुराना नाम याद कराया है। हाँ, आलू कहलाते थे, और मतलब आलू का दिमाग बहुत है भाई। उन्होंने कहा अगर मैं ना भी परफॉर्म करूं तब भी 2.5 करोड़ मिलेंगे। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ खर्च कर देने चाहिए और इनको रिप्लेस कर देना चाहिए। बहुत बुरी हालत है, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग सेमीफाइनल, तो क्या मेरे ख्याल है बैक पैक करके वापस ही आ जाएं तो अच्छा है। आगे भी पता नहीं कितने मैच हारने वाले हैं। बस जिससे बात करो वो कहते हैं दीदी जी लास्ट में बहुत अच्छा खेला था। मैंने कहा जरूर खेला होगा, लेकिन हारते चले जा रहे हैं और कोई मैच नहीं जीत रहे। नहीं खैर होता रहता है, हार जीत तो होती रहती है। आज मैं एक क्लिप वैसे मेरी नज़र से गुजरा, वो किसी ने एक खातून ने बनाया था, एक मैडम थी, मुझे तो नहीं पता, जानता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। कहते बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, कभी नहीं। इस तरह का उन्होंने बोला। कहते इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह, खैर वो एक अलग बहस है और उस पर भी बात हो सकती है, और बात हम करते भी रहते हैं, ऐसा वो नहीं है। जो सामने आया है जिस पे मैं चाहता हूं कि आपसे बात की जाए, वो है पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हुआ करते थे दानिश कनेरिया, जो कि हिंदू हैं, और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें हम जो है वो कैप्टन बना देंगे। आजकल हमें पता है कि एक तो वो सिंध में मियाँ मिठू हैं, जिनका काम यह है कि उन्होंने रजिस्टर रखे हुए हैं। वो समझते हैं कि जितने लोगों को हम मुसलमान करेंगे उतना हमें पता नहीं क्या उससे होगा, लेकिन पाकिस्तान का कानून तो यही कहता है कि ज़बरदस्ती आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते, और ना ही इस्लाम कहता है। तार साहब 75 साल हो गए, 1400 साल हो गए इस्लाम आए को। आप कैसे देखते हैं इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि नॉन मुस्लिम्स को, जो कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको ज़बरदस्ती कहना कि तुम इस्लाम कबूल करो? क्या ये हमारा इस्लाम और हमारा जब कानून इजाज़त नहीं देता तो ये लोग क्यों करके तारड़ साहब ये हरकतें करते हैं? चीमा साहब, मुझे सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। और उसके बाद मैं मुसलसल, आपको शायद पता होगा कि मैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री मुसलसल पढ़ता हूँ बार बार। मुझे हिस्ट्री का शौक है, करंट अफेयर का शौक है, सारी इन चीजों का शौक है। लेकिन ये एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाय फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे। हम इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे, हम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ पा रहे, हम रिचुअल में फंस गए हैं। मैं यहां पे मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, जो उनको कन्वर्ट करने वाले वो अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो सही मुसलमान है? अगर वो सही मुसलमान है तो वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं छोटा सा बताना चाहता हूं कि तबलीग करने से पहले, तबलीग को भी छोड़ दें, उससे भी पहले किसी भी मजहब में कन्वर्जन के बारे में बात ही होती है कि आपका कैरेक्टर ऐसा चार्मिंग होना चाहिए दुनिया के अंदर कि लोग रश करें और इंक्वायर करें कि ये बंदा जो इतना
इसके मॉरल्स देखें कितने हाई हैं, इसका करैक्टर देखें, खुद अट्रैक्ट करें, वो देखें कि इसके बारे में पढ़ें ये कौन सा मजहब है, और अपने दिल से किसी मजहब को वो समझे, तो फिर कन्वर्जन होती है। अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैं मिसाल यहूदियों की, यू हैव टू बी बाय बर्थ जू, आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं अगर दानिश कनेरिया ने ये बात की है, तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है फिर? इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, वो कहता है मैं दुनियावी तौर पर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, दिल में वो हिंदू रहता है या किसी और मजहब में रहता है। ये किस किस्म की कन्वर्जन है? कन्वर्जन फॉर सेल है, रिलीजन फॉर सेल है, ये क्या मजाक है? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये बात सुनकर कि जो लोग बातें उनको कह रहे हैं कि जी आप कन्वर्ट हो जाए, क्या वो अपने आप को इस्लाम का ज्यादा ठेकेदार समझते हैं? चीमा साहब, आप तो उनकी बात कर रहे हैं दानिश कनेरिया की, मैं यहाँ की बात आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई, उन्होंने मुझसे आज से तकरीबन 1 साल पहले क्वेश्चन किया, 2 साल। उन्होंने कहा तारड़ साहब आप मजहब की तरफ कब लौट कर आएंगे? मैंने उसको बड़ा ऑफेंसिव लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा आला खुदा ने आपको दिया है कि आपको पता चल गया कि मैं मजहब से दूर हूं? हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मजहब के ज्यादा करीब हूं। यही एक इशू है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाएं, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही है, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। लेकिन चीमा साहब इस तरह, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये सोच है, मैं हमेशा ये कहता हूं सोच बदलो तब पाकिस्तान बदलेगा। दुख वाली बात। और मैं दूसरी बात भी इसी टीम के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो मेरे दाढ़ियों वाले क्रिकेट के जो हक परस्त जो आपके मुसलमान हैं, जो कहते हैं, जो के ग्राउंड के अंदर भी नमाज अदा करते हैं, सब कुछ, मैं ये बताना चाहूंगा आज ये अभी स्कैंडल निकला है, आज की ये ताजा खबर है कि इन्होंने मैच बेचे हैं। और किस तरह बेचे हैं? एक इनकी जिसमें इंजमामुल हक जिनकी दाढ़ी ये दुनी तक है, यहां तक उनकी, और दूसरे भी बहुत बड़े आलम हैं जो क्रिकेट के ठेकेदार हैं, बहुत बड़े बड़े आलम। कोई और कहीं नमाज नहीं पढ़ते, ग्राउंड में पता नहीं क्यों पढ़ते जाके नमाज। ठीक है, पढ़ने दें, चाहिए भी, इस्लाम है, ये सियासत नहीं है, जिहाद है, ये सारा ड्रामा है पूरा। चीमा साहब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा ली है, आजू स्पोर्ट्स या किस तरह के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है लंदन में, जिसके अकमल साहब भी मेंबर हैं, इमामुल हक भी मेंबर हैं, और इनके भाई भी हैं। ये सारे पता नहीं किस तरह उसके लिए मिल के काम करते हैं, और ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तब इनको टीम में लिया जाता है। और ये इंकिशाफात अब हो रहे हैं कि उन्होंने ये मैच भी बेचे हैं लंदन में बैठ के। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये एक बैंकरप्ट कंट्री है, बैंकरप्ट कंट्री। 60 लाख रुपया इनकी डिमांड थी कि 60 लाख रुपया महीने की तनख्वाह होनी चाहिए हर प्लेयर की या कैप्टन की। तो चीमा साहब ये इनको ये इस तरह का मुसलमान करना चाहते हैं आप दानिश कनेरिया? ये कौन? अच्छा फिर दूसरा, मैं 1 मिनट के लिए सोच लेता हूं, मैं दानिश कनेरिया हूं, अभी मुझे तुम कन्वर्ट करना चाहते हो, किस किस्म का मुसलमान बनाओगे मुझे? वहाबी बनाओगे, सुन्नी बनाओगे, शिया बनाओगे, क्या बनाओगे? खुद मुसलमान हो जो मुझे मुसलमान बनने की तैयारियां करा रहे हो, खुद मुसलमान हो। मेरा दिल करता है मैं क्वेश्चन करूं उनके सामने बैठ के, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, सारी जिंदगी इस्लाम को पढ़ता रहा हूं। इस किस्म का इस्लाम, ये किस किस्म का इस्लाम बेचना चाहते हो भाई ठेकेदार साहब? लेकिन चीमा साहब अफसोस है मैं आज। और दूसरा मेरा तो खैर ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन सी चीज फॉर सेल नहीं है कि अगर उन्होंने मैच बेच दिया? हर चीज बिक रही है। आप देख लें पीआईए के हालात, देख लें आज रेलवे के हालात, आप देख लें, बोलियां लग रही हैं, हर चीज की बोलियां लग रही हैं, अदालतें लंडे से पार लग चुकी हैं। मेरा मकसद हर चीज बिक रही है लंडे के भाव में। मजे की बात है कि कुछ मॉरल्स, कुछ उसकी क्रेडिबिलिटी हो नहीं। नैब है वो भी खत्म हो चुका है, अदालतें खत्म हो चुकी, इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है, और वो एक वजीर आज़म है उसको जहाज दे दिया। पता है उसको खिलौने वाला जहाज ले देते यार, वो जहाज लेके ऐसा चढ़ा वो नीचे नहीं उतर रहा उससे।
पता नहीं कौन चला, वो कहते हैं ना कि समझ नहीं आती चला कौन रहा है पाकिस्तान, किधर जा रहा है, डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन है पाकिस्तान की। मैं देख रहा हूं इस वक्त जो हालात आपके हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अदालतें दिन ब दिन, आज वो नकवी साहब है, मैं नकवी साहब के सुप्रीम कोर्ट का जज है, आज की इंफॉर्मेशन ये है कि उसके लड़के वकील हैं, जहां पेश होते हैं नकवी साहब खुद कॉल करके कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ भतीजा आ रहा है, स्टे दे देना है। ये सर्टिफाइड बात है। उनके प्लाजे देखें, बच्चों की प्रॉपर्टियां उनकी देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और अगर मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा ये बातें कर रहा हूं तो 25 करोड़ लोग आंखें अंधे हैं, आंखों से बहरे हैं, कानों से। सिद्दीकी साहब को मिलने तो सारे चले जाए, इनको क्यों नहीं रोकते भैया आके? सिद्दीकी को तो कहा, निकाल दिया था ना आपने, कहा फैसला ये करना ही नहीं करना तो बाहर निकलो। इनके बारे नकवी साहब के पीछे क्यों नहीं जाते? हालांकि उनके ऑडियो टेपें आ चुकी हैं परवेज लाई साहब को, और जज जो एडवोकेट जूजा साहब हैं उनके पास लगाओ, जूजा साहब का जज, मोहम्मद खान भट्टी साहब का। पता नहीं वो किस मुंह से अदालत में खुद बैठते हैं, वो किस तरह वकील उनके सामने पेश होते हैं, किस तरीके से ये जो चलाने वाले महकमा ज़राअत है, ये जो भी महकमा है, किस तरह ये सारा कुछ हो रहा है। ये क्या है? इनसे मैं कभी आई विश के मेरे सामने बैठे, मैं पूछूं व्हाट इज योर डायरेक्शन? क्या इस तरह मुल्क सर्वाइव कर पाएगा? ये आप कहां लेके जाना चाहते हो पाकिस्तान को? सोमालिया और अफगानिस्तान अब आपसे शर्मिंदा है, वो भी शर्मिंदा है आपसे। आप उनकी हदें क्रॉस कर चुके हैं, सोमालिया और अफगानिस्तान की हदें आपने क्रॉस कर ली। अब पता नहीं आगे किस कंट्री के साथ इनका जोड़ समझते हैं कि हम वो बनाएंगे, ये पता नहीं क्या ये करना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर। अफसोस है चीमा साहब, जो आज दानिश कनेरिया का इंटरव्यू सुन के मैं सख्त अफसोस, और दूसरा ये पता चला है कि इन्होंने किस तरीके से आपके मैं ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि उन्होंने एड्रेस निकाले, आजू स्पोर्ट्स इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है लंदन के, उसके एड्रेस है, लंदन का एड्रेस है, उसमें जो ऑफिस होल्डर हैं वो सारे इनके भाई हैं, ये खुद मेंबर हैं उनके। फिर ये किस तरीके से चौधरी ज़का अशरफ के साथ ये किस तरह टीम बनाई गई थी, किस तरीके से, फिर किस किस्म की तनख्वाहें डिमांड की गई थी उनसे, फिर किस तरीके से ये ब्लैकमेल उनको करते रहे। गलती उनकी नहीं है, उनकी गलती नहीं, गलती उनकी है जिन्होंने इनको जहाजों की टिकट लेकर इंडिया भेजा था, या जहाजों के टिकट जिसने लिए थे, जो इनको 60 लाख रुपया महीने की तनख्वाह दे रहे हैं और पीछे चेक करने वाला कोई नहीं है। उनका कसूर है, इनका कसूर नहीं है। कसूर पीछे है जो चला रहे हैं पाकिस्तान, इनका क्या कसूर है? चोर का काम होता है चोरी करना, उसने अपॉर्चुनिटी मिली चोरी कर ली। बिच्छू का क्या काम है? सांप का क्या काम है? जब भी उसको मौका मिलेगा वो डंग मारेगा। मसला तो ये है जिन्होंने जो ये सारा सिस्टम, ये निजाम जिंदगी जो चला रहे हैं, मसला तो उनका है। बस सोचना तो उनको है कि हम कहां जा रहे हैं वो भी पाकिस्तानी, अगर देखा जाए, समझे ना समझे अपने आप को, है पाकिस्तानी। चीमा साहब, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मैं 10 मील से पाकिस्तानी नजर आता हूं, चाहे मैं जितना मर्जी, जितनी नेशनलिटियां चेंज कर लूं, जितने मर्जी कॉन्टेक्ट लेंसेज लगवा लूं, जितनी खूबसूरत मर्जी इंग्लिश बोल लूं, जहां मर्जी बच्चे अपने पढ़ा लूं, प्रॉपर्टियां कनाडा में ले लूं, जहां ले लूं, आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी। ये मेरे 25 करोड़ लोगों को नहीं पता, रूलिंग एलीट को, कि मरना तुमने एज ए पाकिस्तानी मरना है।